131 मेरे कपड़े उतारो बीवी। अनिका इस वक्त कॉलेज के बाद वाले हमले से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगर एकांश वहाँ टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो वो लोग अनिका का सर कलम कर देते, उसके और उसके बच्चे की जान चली जाती। इस बारे में सोचते ही अनिका का जेहन कांप पड़ता था। एकांश अनिका को गोद में उठाकर बाथरूम में ले आया। अनिक अपने ही ख्यालों में खोई थी। इस बीच उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि एकांश के बाह से भी खून निकल रहा था। भले ही गोली एकांश के मन को छूकर गई थी, मगर एकांश की बाहरी स्किन जख्मी हो गई थी। एकांश ने अनिका को शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया और एक स्विच को ऑन करते ही शावर का पानी अनिका और एकांश पर पड़ने अनिका आंखें खोल बिल्कुल चुप मौन होकर खड़ी थी। शावर का पानी उसके ऊपर पड़ रहा था और अनिका कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। एकांश अपने सीने तक आती अनिका के गाल पर हाथ रख उससे सर्द में पूछने लगा, अंडस्को, तुम अभी तक वही सब सोच रही हो? अपने गाल पर एकांश का हाथ महसूस करते अनिका नजर उठाकर एकांश को देखने लगी। उसकी आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही है। अनिका भावुक अचानक हो गई और कस के उसने एकांश को सीने से लगा लिया। एकांश के बॉडी पर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। एकांश ने अनिका के बालों को सहलाते हुए उसके गले माथे को चूम लिया। अनिका अब सुबक सुबक कर रोने लगी थी। एकांश वैसे ही खड़ा रहा और अनिका के पीठ को सहलाते हुए आंखों में गुस्सा लिए जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे से बोला, अंडस्को, तुमसे मैं बहुत बार कहा है, तुम्हारे चेहरे पर डर बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। प्लीज काम डाउन, मैं सबका बदला लूंगा। ये सुनते ही अनिका एकांश और एकांश आए पानी की धार पीछे हो गई और खुद ही उसने शावर बंद करते हुए एकांश की तरफ पीठ कर ली और दीवार से सर लगाकर रोने लगी। एकांश अनिका के पास आया और उसके पेट पर हाथ रख गर्दन झुकाकर उसे देखते हुए बोला, अंडस्को, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अनिका आंखें बंद करके रोते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अंडस्को, तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? क्यों नहीं डरूं मैं उन सब से? सबका निशाना मैं बनती जा रही हूँ। तुम उनसे बदला लोगे और वो तुमसे बदला लेंगे, और तुमसे बदला लेने के लिए वो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में वो तुम पर भी वार करने की कोशिश करें। मैं खून खराबा पसंद नहीं करती। मैं बचपन से ही बहुत हैप्पी फैमिली में रही हूँ। मैंने कभी ये सब चीज़ नहीं देखी है। मैंने सुना है लोग जितने अमीर होते हैं उसे उनके उतने ही दुश्मन होते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ, और अब तो मेरे पेट में मेरा बेबी भी है। और फिर वो एकांश की तरफ मुड़कर नजर उठाकर एकांश को अपनी रोती पनीली लाल आंखों से देखते हुए बोली, अंडस्को, तुम ही बताओ, कैसे नहीं डरूं मैं? एकांश अनिका की कमर में हाथ डाल उसे झटके से अपने सीने से चिपकाते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, अंडस्को, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, एसो की बीवी। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बार बार एक ही बात रिपीट करने की आदत नहीं है मुझे स्वीट हार्ट। बेहतर होगा कि इस बार तुम अच्छे तरीके से समझ जाओ। एकांश की बातों में एक अलग ही सनक थी और अपने दुश्मनों के लिए अलग गुस्सा। अनिका के चेहरे पर डर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो अनिका से अपनी हर चीज से ज्यादा प्यार करने लगा था। उसे अनिका का रोना भी बर्दाश्त नहीं होता था। अब किसी तरह अनिका ने खुद को शांत किया और वो फिर से एकांश के सीने से अपना सर टिककर चुपचाप खड़ी हो गई। एकांश ने भी अनिका का मूड बदलने के लिए उसके कान के पास आकर कहा, अंडस्को, अब हम लोग बाथरूम में हैं, तो एक साथ अच्छे से शावर ले लेते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ नहाया नहीं हूं मैं। अनिका एकांश के सीने से पीछे कर हटकर नजर उठाकर फिर से उसके हार्ड फेस को देखकर बोली, अंडस्को, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें नहाने धोने की पड़ी है? अब अनिका के चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशन देख एकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो
अनिका के कमर पर अपने मस्कुला हाथ को अच्छे से रब करते हुए थोड़ा नीचे हाथ लाकर अनिका की बैक साइड को अपनी मुट्ठी में भर लिया। एकांश की इस मूवमेंट से अनिका झट से एकांश के कोट को कॉलर से पकड़ उचक कर अपनी पकड़ और कसते हुए हैरत से एकांश को आंखें बड़ी करके देखने लगी। अनिका एकांश की बॉडी से बिल्कुल टच हुई पड़ी थी, उसकी बचकानी आंखों में देखते कंट्रोल होने पर मजबूर कर रही थी। एकांश अनिका से बोला, अंडरस्को, ऐसे क्या देख रही हो मुझे बीवी, इतने प्यार से मत देखो। अनिक ने जल्दी से एकांश के चेहरे से अपनी नज़रें फेर ली और अचानक ही उसकी नज़र एकांश के बाएं हाथ पर पड़ी, जिसके कोट का बाजू जो गोली लगने से दरार खा चुका था, उससे एकांश के बहता खून और मांस साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर डर से कांपते हुए अनिका की नज़र नीचे वाइट फ्लो पर गई, जिस पर एकांश का बहता खून पानी की तरह फेल कर रिस रहा था। अनिका को पहले खून की स्मेल नहीं आई, क्योंकि बाथरूम में फ्रेशनेस के लिए ओडोनिल लगाया गया था। अनिका एकांश की भाग को हल्के से अपने दोनों हाथों में लेते हुए एकांश को गर्दन उठाकर देखते हुए रोते हुए बोली, अंडरस्को, ये सब क्या है, तुम्हारे हाथ से इतना खून बह रहा है और तुम तब से। एकांश एक नज़र अपनी बाह को तिरछा देखकर कर बोला, अंडरस्को, हाँ थोड़ा सा लग गया था, मैंने हैंकी बांध ली थी, लेकिन शायद रास्ते में कहीं खुल गई। चलो पहले शावर ले लेते हैं, फिर इसे देखेंगे। एकांश का रिएक्शन ऐसा था जैसा उसे कोई चोट ही नहीं लगी। अनिका गुस्से से एकांश का हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को, तुम पागल हो गए हो, तब से बताते, इसकी ट्रीटमेंट अभी की अभी जरूरी है। जल्दी से अपने गीले कपड़े उतरी और बाथरूम से बाहर चलो। मैं कुछ नहीं जानती। अनिका के चेहरे पर फिक्र देख एकांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो एकटक अनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मैं खुद कैसे कपड़े उतार सकता हूँ, दूसरे हाथ से तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे चोट जो लगी है। एकांश के आखिरी कुछ शब्द उसने बड़ी ही इंटेंसिटी से अनिका को देखते हुए कहा, जैसे वो अनिका को कुछ इशारा करना चाह रहा हो। लेकिन अनिका इनोसेंट फेस बनाते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को, अरे ऐसे कैसे, कपड़े नहीं उतारोगे तो दूसरे कपड़े कैसे पहनोगे, कोशिश करो एक बार, मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इतना बोल अनिका बाथरूम से बाहर गीले कपड़ों में ही जाने लगी। तभी एकांश ने उसकी बाह अपने राइट हैंड से पकड़कर दोबारा उसे अपनी तरफ से खींच लिया। अनिका उससे से छूटने की कोशिश करने ही लगी कि तभी एकांश कोल्ड वॉइस में अनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मेरा मतलब नहीं समझी तुम स्वीट हार्ट, कपड़े चेंज करवाओ मेरे, वो भी सारे के सारे। अनिका हैरत से एकांश को देखने लगी। एकांश के मस्कुलर से चेस्ट पर अनिका का हाथ था, जिसे अनिका ने पीछे करते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, भले ही मैंने तुम्हें पूरा देख लिया है, लेकिन ऐसे तुम्हारे कपड़े में कैसे बदल सकती हूँ। एकांश गर्दन टेढ़ी करके तिरछी नजरों से अनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्यों नहीं बदल सकती, अपने पति को इतने दर्द में देख सकती हो, उसका खून बहता देख सकती हो, लेकिन जल्दी से उसके कपड़े चेंज करवाकर उसे बाथरूम से बाहर नहीं ले जा सकती, कैसी बीवी हो तुम। एक तरफ एकांश की बातें और दूसरी तरफ एकांश के बाह से थक के बने हुए जख्मों से भी खून निकलना देख अनिका एक सांस लेकर छोड़ते हुए लाचारी से बोली, अंडरस्को, मिस्टर थर्की, तुम हमेशा ऐसी चीजों के डिमांड कैसे रख देते हो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मुझे कम से कम उस पर कपड़ा तो रखने दो। एकांश गर्दनें ना हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, नो स्वीट हार्ट, पहले मेरे कपड़े चेंज करो, उसके बाद तुम्हें मेरी जो ट्रीटमेंट करनी होगी कर देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अनिका हार मानते हुए एकांश के जख्मी हालत को देखकर बोली, अंडरस्को, इतने दर्द में हो तब भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है, मानना पड़ेगा तुम्हारी थर्कीनेस को। खोलती हूँ तुम्हारे कपड़े,
खड़े रहो चुपचाप वरना और दर्द होगा। और फिर अनिका एकांश के सामने आकर उसके कोट के बटन खोलने लगे। एकाना बड़े ही गौर से अनिका को देख रहा था। अनिका कभी एकांश के कपड़ों पर ध्यान देती तो कभी उसके के जख्म पर, और इसी तरह उसने एकांश का कोट ही नाजुकता से उसके जख्मी हाथ से भी निकाल लिया और फिर उसकी शर्ट को भी उतार दिया। अब बारी थी एकांश के पेट की, जिसे हाथ लगाने में भी एक अनिका को शर्म आ रही थी। लेकिन एकांश इतना ठरकी था कि अब ये भी चाहता कि अनिका खुद उसके नीचे के कपड़े भी उतारे। अनिका ने एकदम से आंखें बंद कर ली और के बाकी के कपड़े खोलने में उसी की मदद करते हुए जल्दी से उसने हैंगर पर टंगा तो लिया, उतार कर एकांश को दे दिया और आंखें बंद करते हुए ही एकांश से बोली, अंडस्को अब तो टॉवल खुद लपेट लो वरना। एकांश ने अनिका के हाथ से उसका बंद आंखों वाला चेहरा देखकर तौलिया ले लिया और अपनी कमर पर लपेट लिया। अनिका, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, उसे शरारत भरी मुस्कान के साथ एकांश उसे देखते हुए बोला, अंडस्को आंखें खोलो बीवी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा दिया हुआ टॉवल लपेट लिया है। अनिका और कस के आंखें भींचते हुए बोली, अंडस्को नहीं मिस्टर ठरकी, तुम एक नंबर के चीटर हो। कहीं तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ तुमने तौलिया पहनाया नहीं। एकांश अनिका से गर्दन टेढ़ी करके अनिका को फिर से देखते हुए बोला, अंडस्को मैं झूठ नहीं बोलता स्वीटहार्ट, लेकिन अगर तुमने तुरंत आंखें नहीं खोली तो मैं दोबारा टॉवल रिमूव कर दूंगा। इतना सुनते ही अनिका एकदम से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को नहीं दोबारा कुछ मत करना, मैं आंखें खोलती हूँ। अनिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने पहले एक आंख खोली और एकांश को देखा। एक टॉवल था तो उसने रात भारी सांस लेकर अपनी दोनों आंखें खोली और एकांश का हाथ पकड़ उसे बाथरूम से बाहर ले जाने ही लगी। तभी एकांश ने फिर से उसका हाथ पकड़ उसे वही रोकते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारे कपड़े कौन चेंज करेगा बेबी, मैं कर देता हूँ। अनिका, अंडस्को तुम यही सब करते रहोगे, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे हाथ से मैं इतना बड़ा जख्म है और तुम। अनिका काफी हाइपा होकर ये सब बोल रही थी। वो बोलते ही जा रही थी, तभी एकांश ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख अपनी सख्त मर्दाना आवाज में कहा, अंडस्को शुश बिल्कुल चुप हो जाओ, गोली छूकर निकली है, बस थोड़ा स्क्रीन पर स्क्रैच आ गया है, कुछ नहीं हुआ है। मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने दो, उसके बाद तुम आराम से मेरी ड्रेसिंग कर लेना। अनिका लाचारी से एकांश के चेहरे से अपना मुंह फेर कर गर्दन करके इधर उधर देखने लगी। एकांश ने अनिका के ब्राउन शर्ट के बटन खोलने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रखा। एकांश की हल्की सी छुअन से ही अन्य का अंदर से पूरी सिहर गई और एकदम से उसने मुंह से सांस ली। ये महसूस करते ही एकांश अनिका को और गहराई तक देखने लगा। धीरे धीरे उसने अनिका के बदन से उसके सारे कपड़े दूर कर दिए। अब अनिका के कपड़े फ्लो पर पड़े थे और एकांश ने अनिका को हैंगर पर पड़े बाथरोब को पहना दिया और अनिका के बाथरूम के आगे की डोरी बांधने से पहले वो अनिका के सामने फ्लो पर घुटनों के बल बैठ गया। अनिका एकांश को हैरत से गर्दन नीचे करके देखने लगी। तभी एकांश ने अनिका के पेट के अगल बगल अपने दोनों हाथ किया और उसके पेट पर अचानक ही एक सॉफ्ट किस कर दी और फिर आंखें बंद करके अपना एक साइड का गाल अनिका के पेट पर लगाकर अपने होने वाले बच्चे को महसूस करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, माय बेबी, तुम्हें इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। अनिका भी भावुक होते हुए एकांश के बालों में अपनी उंगली चलाने लगी और गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद कर ली। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। CH-132 इट्स रॉन्ग, यू आर माइन। अनिका ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था और इस वक्त एकांश की ड्रेसिंग चल रही थी। कमरे में पूरा परिवार आ गया था और सब हैरानी से एकांश की हालत देख रहे थे तो कभी अनिका की टेंशन ले रहे थे। इधर वीर के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। एक कोने में खड़ा था,
बिन्नी वीर के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोली, वीर तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वीर बिन्नी के चेहरे को देखते हुए सामने एकांश की हो रही ट्रीटमेंट पर नजर डालते हुए बोला, अंडस्को, अब इतना सब कुछ आज हो गया तो टेंशन तो होगी ही ना। और मेरे रहते मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। बिन्नी एक नज़र एकांश की ट्रीटमेंट पर डालकर वीर का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले आए और बोली, अंडस्को, वीर तुम ये सब सोच रहे हो? वो एकांश जीजू के दुश्मन थे और जीजू की इतनी सिक्योरिटी देखते हो ना अनिका के लिए। तुम टेंशन मत लो, अनु को कुछ नहीं होगा। एकम जीजू बहुत स्ट्रांग है। वीर सवालिया अंदाज में बिन्नी से बोला, अंडस्को, तुम्हें नहीं लगता कि ये एकांश ओबरॉय को ज्यादा ही दुश्मन बनाए बैठा है? मेरा मतलब है कि ये बिजनेसमैन है, लेकिन इसके ऐसे दुश्मन इतने खतरनाक जो अनिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हमें अनिका को दोबारा एकांश ओबरॉय पास भेजना चाहिए। तभी बिन्नी बोली, अंडस्को, वीर, अनिका एकांश ओबरॉय की वाइफ बन चुकी है। जीजू का हक अनिका पर हमसे ज्यादा हो गया है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो और क्या कर लोगे तुम अनिका को एकांश के पास जाने से रोककर? तुमने देखा ना, आज अनिका पर कॉलेज से घर आते वक्त हमला हुआ और यह फर्स्ट टाइम था। आई थिंक हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस जीजू से कहना है हमें कि वो प्रोटेक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ाएं। हम लोग इतनी टेंशन लेंगे तो फिर अनिका पर और उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बिन्नी वीर को रिलैक्स करने लगी, लेकिन वीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद एकांश की ट्रीटमेंट हो गई। डॉक्टर चले गए और एकांश ब्लैक हॉफ्टर शर्ट पहने, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी के उभार साफ साफ दिखाई दे रहे थे और मजबूत बाजू, जिनमें से एक बार इस वक्त पट्टी बंधी हुई। उसका लुक बेहद बेहतरीन लग रहा था। अनिका अगले एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी, हालांकि उसका ध्यान बार बार बीती चीजों पर जा रहा था। रात के 10:30 बज चुके थे। सबने खाना भी खा लिया। आज अनिका ने अपने रूम में ही डिनर किया था और अब एकांश जो ब्लूटूथ पर कमरे से बाहर आगे पीछे चक्कर काटते हुए किसी से बात कर रहा था, वो गुस्से से फोन पर बोला, अंडस्को, आयुष, आज के अटैक के बारे में कल सुबह तक मुझे सब कुछ खबर चाहिए। ये अटैक संदीप अग्निहोत्री ने नहीं करवाया, कोई और है जो शायद संदीप अग्निहोत्री से मिला हुआ है, या फिर कोई नया दुश्मन बन गया है मेरा। मैंने उन आदमियों को अपने पुराने वाले विला में भेज दिया है। उनके फ़ोन कॉल्स और हिस्ट्री से पता लगाओ कि आखिरकार वो है कौन जिससे आप अपनी जान प्यारी नहीं। ईएसओ के सेंसिटिव पॉइंट पर उन लोगों ने नज़र डाली है, सजा मिलकर रहेगी। इतना बोल के एकांश कॉल कट कर दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सामने उसने रागिनी जी को देखा, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। एकांश उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुछ पूछता, तभी रागिनी जी एकांश से बोली, अंडस्को, अनिका पढ़ाई कर रही है ना? ये उसके लिए कॉफ़ी तुम्हारे लिए भी है, पी लेना और उसे टाइम से सुला देना। पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो जाती है अपने हेल्थ पर ध्यान देने में। इतना बोल उन्होंने कॉफ़ी आगे कर दी। एकांश ने कॉफ़ी पकड़ ली और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रागिनी जी वहाँ से चली गई और एकांश कमरे के अंदर आया और अनिका के पास बेड पर बैठ गया। अनिका नॉर्मल लेंस वाला चश्मा लगाकर लैपटॉप पर कुछ पढ़ रही थी। तभी एकांश ने अनिका के पास खिसकते हुए कहा, अंडस्को, कॉफ़ी पी लो, उसके बाद और पढ़ लेना। अनिका नज़रें उठाकर एकांश को देखती हैं। वो इस वक्त बिल्कुल वाइट चश्मे में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाल खुले थे और इस वक्त वो नाइट सूट में थी। अनिका हल्का सा मुस्कुराकर एकांश देखते हुए बोली, अंडस्को, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? एकांश कंधे उचकाकर जवाब देता है, अंडस्को, दर्द तो कभी हुआ ही नहीं था। अनिका आइज रोल करके एकांश बात पर बोली, अंडस्को, तुम्हारा शरीर नहीं पत्थर है। इतनी देर उस दर्द में रहे तुम,
लेकिन फिर भी तुम्हें फ्लर्टिंग सूझ रही थी। सोचकर भी अजीब लग रहा है। एनीवेज, 2 कॉफ़ी मुझे। इसकी बहुत ज़रूरत है, बस थोड़ा सा और बाकी रह गया है, पढ़ लेती हूँ और फिर। अनिका एकांश के हाथ से काफ़ी लेते हुए काफ़ी का सीप लेकर उससे बोली, अंडस्को, परसों मुझे रूटीन चेकअप के लिए जाना है और कल कॉलेज भी जाना है। दोबारा वही सब। एकांश अनिका के बेडशीट से टिके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए नॉन एक्सप्रेशन चेहरे के साथ अनिका को लगभग घूरते हुए बोला, अंडस्को, डरना इज नॉट अलाउड टू यू स्वीट हार्ट। तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो। हम। एकांश ने एक हाथ अनिका के छोटे से चेहरे के गाल पर रखकर कहा। अनिका भी बेफिक्री से मुस्कुराते हुए बेफिक्र होकर हाँ में सिर हिला दिया और एकांश के चेहरे को एकटक देखने लगी और फिर एकांश के चेहरे को देखकर ब्लश करते हुए बोली, अंडस्को, यू नो व्हाट, मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, बिल्कुल तुम्हारी एज के। उन पर मुझे क्रश था। मुझे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और केयरिंग लगते थे, इतना कि उनसे ज़्यादा मुझे और कोई अट्रैक्टिव लगता ही नहीं था। वो चले गए तो मुझे बहुत रोना आया था, बट मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में उनसे भी ज़्यादा हैंडसम और केयरिंग मेरा मॉन्स्टर हस्बैंड आएगा, वो भी इतनी जल्दी। और फिर आनी इतना बोलते ही एकांश को देखकर मुस्कुरा पड़ी। एकांश का एक हाथ अब भी अनिका के गाल पर था और उसका अंगूठा अनिका के गाल को सहला रहा था। एकांश अनिका की बात पर बोला, अंडस्को, आई फील जेलियस स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे अलावा कोई और कैसे पसंद आ सकता है? इट्स रॉन्ग, डॉट यू आर माइन। अनिका मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, क्या मिस्टर थर्की, मैंने कहा ना, तुम बहुत अलग हो, एडोरेबल फॉर मी, मेरे बच्चे का बाप। अनिका की बातें एकांश के दिल को सुकून दे रही थी, भले ही वो ये सब बातें एक्साइटमेंट में बोल रही थी। बाद में उसका मूड स्विंग होता है एंड वो एकांश से लड़ने लगती है। आज तक उसने एकांश को आई लव यू तक नहीं कहा था। एकांश इंटेंसिटी के साथ अनिका से बोला, अंडस्को, सो तुमने एक टॉपिक सुबह क्लोज कर दिया था बिना क्लियर किए। अनिका हैरत से कॉफी पीते हुए बोली, अंडस्को, कौन सा टॉपिक मिस्टर थर्की? एकांश, अंडस्को, आई लव यू तुम्हारी तरफ से बोलने का टॉपिक। शादी के बाद मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी एंड यू डन, डॉट यू आर इन लव विद मी वाइफी। बट तुमने अभी तक कन्फेस नहीं किया। तुम मुझे अच्छे से जानती हो, अपनी बात मनवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो व्हाट यू वांट? आई लव यू बुलवाने के लिए तुम्हें परेशान करूँ, या तुम अपने इन प्यारे प्यारे नेचुरल पिंक होती से अपना प्यार फॉर मी कन्फेस करो। एकांश की कोल्ड वॉइस में अनिका के लिए धमकी और उसके मुंह से अपने लिए प्यार का इकरार सुनने की तपिश थी। अनिका सब बातों को टालते हुए बोली, अंडस्को, ओवर ओवर ओवर। ये टॉपिक इसी वक्त अनिका माथुर ओबरॉय द्वारा रोका जाता है। सो अब मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो मिस्टर थर्की, वहाँ जाकर आई लव यू मिस्टर थर्की नहीं लिखना मुझे, समझे? थोड़ी देर बाद एकांश अनिका एक दूसरे से लिपटे हुए थे। एकांश ने अनिका का लैपटॉप उसे ज्यादा नींद आने की वजह से उससे लेके ऑफ कर साइड में रख दिया था और उसे अपने सीने में छुपाते उसके बाल को सहलाते हुए उसके बाल को चूमकर कुछ सोचने लगा। इधर इटली में रात के 12 बज रहे थे। संदीप अग्निहोत्री ने नाइट पार्टी रखी हुई थी अपने फार्म हाउस में, जहां कई सारे ड्रग और गोल्ड डीलर्स आए हुए थे। इतनी बड़ी पार्टी जिसमें संदीप को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, उसमें भी संदीप के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो अपने दूसरे आदमी इवान से बोला, अंडस्को, ब्लडी ईएसओ, पूरा प्लान था उसका माल को दूसर तरीके से इंडोनेशिया पहुंचाने का। हम गधों की तरह उसके आदमियों का वेट करते रहे और उसके आदमियों ने इंडोनेशिया वाले क्लाइंट को ही धमकी देकर वहां बुला लिया, जहां से उनका काम आसानी से हो पाए।
वो बग जो हमने एकांश के उस आदमी के पास लगाया था, उसके होने के बावजूद हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। तुषार जो अभी अभी व्हीलचेयर की मदद से संदीप के पास आ रहा था, वो संदीप से बोला, अंडस्को कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वो सब कुछ पहले ही प्लानिंग से करता है। मैं जानता हूँ उसे, फिर भी धोखा खा ज्ञान आप कौन से खेत की मूली है। ज्यादा अपना टकला दिमाग उसे बर्बाद करने में मत घिसिए, अब उसे मरना होगा। मुझे इंडिया जाना है, कितनी बार बताया आपको, इंतजाम हुआ या नहीं। और 100 बार रिया को ढूंढने बोला मैंने आपको, ये काम तो होता नहीं आपसे, और चले ईएसओ को बर्बाद करने। संदीप इवान से बोला, अंडस्को रिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली तुम लोगों को। इवान जो कि संदीप का लेटेस्ट मैनेजर था, वो संदीप से सिर झुकाए बोला, अंडस्को सर वो मिस रिया सऊदी अरब गई है, बट वहाँ कहाँ रह रही है ये बेस्ट अभी तक हमारे आदमियों को पता नहीं चली। सो 1 दिन का टाइम और दे दीजिए बस, हम उनका पता जल्द लगा लेंगे। तुषार गुस्से से इवान को देखते हुए बोला, अंडस्को 1 दिन मटन चिकन खाकर यहाँ आराम कर रहे हो तुम खुद, और 1 दिन और मांग रहे हो उन बेवकूफ़ आदमियों के लिए जो सऊदी में रिया कहा है पाया नहीं लगा पाए। एक बात सुन लो, पूरी दुनिया छान लो इस 1 दिन में, लेकिन मुझे मेरी रिया लाके दो। आई वॉन्ट हर बैडली, उसे देखने के लिए तरस गया हूँ मैं। और फिर उसने अपने जख्मी पट्टी बांधे पैर पर हाथ का पंच बनाकर मारते हुए कहा, अंडस्को एंड डैम, न जाने मेरा ये पैर कब ठीक होगा। डर वो संदीप की तरफ नजरें करके बोला, अंडस्को हाँ, तो आप क्या अपनी कंजी आंखों से इतनी देर से मुझे देख रहे हैं। मेरे इंडिया जाने का क्या हुआ। संदीप ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा, कल ही तुम हमारे आदमियों के साथ सेफली इंडिया पहुंच जाओगे। नो वरी, वहाँ डॉक्टर और नर्सेस सबको अरेंज करवा दूंगा मैं, और रिया जैसे ही मिलेगी मैं खुद उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। तुषार संदीप को घूरते हुए बोला, अंडस्को कभी कभी दिमाग वाली बेस्ट करते हो तुम। आई लाइक योर सुगेस्शन फर्स्ट टाइम बट सिर्फ 1 दिन, उसके बाद रिया मुझे मेरे पास चाहिए, उसकी मर्जी से या जबरदस्ती से। तब तक थोड़ा अपने दोस्त के होने वाली औलाद से मिल लेता हूँ। अगली सुबह एकांश अनिका वीर बिन्नी को दोबारा कॉलेज छोड़ने गया, और कॉलेज आने के बाद अनिका गाड़ी से निकल गई। एकांश अनिका के सामने गाड़ी से निकल कर आया और उसके खुले बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसे देख के बोला, अंडस्को टेक केयर बेबी, शाम को लेने आ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर दोबारा अटैक होने का डर है। जस्ट बी सीरियस, तुम्हारे और मेरे बेबी के लिए एक सरप्राइज है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हम अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर धीरे से एकांश के अगल बगल हाथ रख उसके करीब आके बोली, अंडस्को ओके माई धरकी पतिदेव, टेक केयर। और फिर वो कॉलेज के अंदर चली गई। इधर गाड़ी में बैठ जाने के बाद एकांश का फोन रिंग हुआ। कॉल आयुष का था, जिसने कहा, अंडस्को सर, पता लग गया वो किसके लिए काम कर रहे हैं। एकांश कॉल पर सीरियस टोन में बोला, अंडस्को हम टेल मी द ब्लडी नेम। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। चमकता दिल।